थॉमस हॉब्स। भाग एक। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, अलवर। अब हम इस अंक में बीए पार्ट थर्ड के प्रथम पेपर पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत थॉमस हॉब्स का अध्ययन करेंगे। थॉमस हॉब्स, इनके बाद लॉक और रूसो, ये तीनों ही समझौतावादी विद्वान हैं। तो किसी भी विद्वान को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले उसके जीवन का अध्ययन करते हैं, क्योंकि प्रत्येक विद्वान के जीवन या उसके जीवन पर पड़ने वाली परिस्थितियों से उसके विचारों का निर्माण होता है। इसलिए थॉमस हॉब्स पर भी उसके समय में पड़ने वाली परिस्थितियों ने थॉमस हॉब्स के विचारों का निर्माण किया। अतः सबसे पहले हम थॉमस हॉब्स के सामान्य परिचय का अध्ययन करते हैं। थॉमस हॉब्स का जन्म इंग्लैंड में मेल्समेसबरी नामक स्थान में सन 1588 में हुआ, जो इंग्लैंड पर स्पेन के भीषण आक्रमण का भी वर्ष था। इस युद्ध का नाम आर्मेडा था। जिस समय 1588 में स्पेन ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया, उसी समय थॉमस हॉब्स का जन्म हुआ था। उस समय इंग्लैंड में युद्ध का वातावरण छाया हुआ था और सभी जगह भय व्याप्त था। भय से उत्पन्न मनोविज्ञान के माहौल में हॉब्स की मां ने अपने इस पुत्र को समय से पूर्व ही जन्मा था। यह उल्लेखनीय है कि हॉब्स ने स्वयं जीवन भर अपने व्यक्तित्व के पीछे सक्रिय भय की भावना को महसूस किया और वह इससे उत्पन्न आत्मरक्षा की चिंता से भी पीड़ित रहा। अपने जीवन के इस पक्ष के बारे में हॉब्स का कथन है, आर्मेडा के वर्ष में उसकी जननी ने 2 जुड़वाओं को जन्म दिया, उसे तथा भय को। हॉब्स की प्रारंभिक शिक्षा मेल्सबरी में तथा उच्च शिक्षा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हुई। शिक्षा समाप्ति के बाद वह ब्रिटेन के एक प्रभावशाली व कुलीन परिवार कैवेंडिश के बच्चों का शिक्षक बन गया। इस परिवार से हॉब्स का संबंध जीवन भर रहा और यह संपर्क उसके लिए बहुत लाभपूर्ण सिद्ध हुआ। इस प्रकार के बच्चों के साथ उसने 2 बार यूरोप के विभिन्न देशों की यात्रा की और उसे यूरोप के विभिन्न विद्वानों, वैज्ञानिकों से संवाद स्थापित करने का अवसर मिला। उसे महाद्वीप में चल रही राजनीतिक हलचल को समझने का मौका मिला। सन 1639 में ब्रिटेन में राजा एवं संसद के बीच संबंध बहुत उग्र एवं तनावपूर्ण हो गए और गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। शीघ्र ही दीर्घ संसद के प्रभाव में वृद्धि हुई और उसके समर्थकों ने राजतंत्र के कई समर्थकों को दंडित किया। गृह युद्ध की अराजकता से दुखी हॉब्स ने निरंकुश राजतंत्र के पक्ष में एक पुस्तिका प्रकाशित कराई थी। अतः उसे आत्मरक्षा के लिए इंग्लैंड से यूरोप भाग जाना उचित प्रतीत हुआ। जब 1649 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स प्रथम का वध हुआ और वहाँ क्रॉमवेल के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना हुई, तब हॉब्स ने इस संपूर्ण दुर्घटना के विश्लेषण में लीन था। उसके चिंतन का निष्कर्ष उसके ग्रंथ लेवियाथन में प्रकट हुआ। इस ग्रंथ में उसने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया था, जो तत्कालीन फ्रांस में भी मौजूद था। किंतु उसने अपने ग्रंथ में रोमन चर्च पर गंभीर आरोप लगाए थे और इसके परिणामस्वरूप हॉब्स विवादास्पद बन गया और उसे पुनः अपना जीवन खतरे में दिखने लगा। अब उसने फ्रांस से भागकर पुनः इंग्लैंड में शरण ली, जहां राजतंत्र विरोधी गणतंत्र था। अतः उसने इस गणतंत्र की राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट, से इंग्लैंड में निवास की आज्ञा चाही
राज्य परिषद ने हॉब्स की समस्त राजनीतिक गतिविधियों पर पाबंदी लगाने की शर्त के साथ उसे इंग्लैंड में रहने की इजाज़त दी। वस्तुतः लेवियाथन में राजतंत्र के साथ ही सभी शासनों की निरंकुशता का भी विचार निहित है और इसी आधार पर हॉब्स को इंग्लैंड में पुनः बसने का अवसर मिल गया था। क्रॉमवेल की मृत्यु के बाद गणतंत्र का भी पतन हो गया और 1660 में पुनः राजतंत्र की स्थापना हुई। चार्ल्स द्वितीय को राजपद पर स्थापित किया गया, जो अतीत में फ्रांस में एक निर्वासित युवराज के रूप में हॉब्स का शिष्य भी रहा था। अब संपूर्ण राजनीतिक स्थिति हॉब्स के अनुकूल थी। चार्ल्स द्वितीय ने उसका बहुत आदर किया, उसके लिए 200 पाउंड की वार्षिक पेंशन जारी की। वह 91 वर्ष की आयु में 1679 में मृत्यु को प्राप्त हुआ। हॉब्स ने जन्म से ही राजनीतिक उथल पुथल, अस्थिरता व अराजकता का दौर देखा था और इस परिदृश्य का उसके चिंतन पर गहरा असर दिखाई पड़ता है। वह इस अर्थ में भाग्यशाली था कि उसके जीवन के अंतिम वर्ष उस राजनीतिक स्थायित्व की छाया में कटे जिसकी उसने आकांक्षा की थी। तो इस प्रकार हमने हॉब्स की जीवनी से देखा कि हॉब्स का जब जन्म होता है उस समय आर्मेडा का युद्ध था, अर्थात स्पेन ने इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया था और उस भय के वातावरण में हॉब्स का जन्म हुआ था। स्वयं हॉब्स ने भी महसूस किया कि आर्मेडा के वर्ष में मेरी जननी ने 2 जुड़वाओं को जन्म दिया, मुझे और भय को, अर्थात मेरे साथ भय को भी। तो इस प्रकार हॉब्स के जितने भी विचार हैं उन पर भय का वातावरण दिखाई देता है और इसी से उनके मानव स्वभाव, सामाजिक समझौता, राज्य की उत्पत्ति आदि जो विचार उन्होंने दिए वो उन पर इसी भय की स्पष्ट परिचय दिखाई देती है। उसके बाद वो एक प्रभावशाली कैवेंडिश परिवार के शिक्षक बने अपनी शिक्षा के बाद। तो उससे उन्होंने यूरोप के कई देशों की यात्रा करनी पड़ी। उससे भी उन्हें विभिन्न विद्वानों से मिलने का अवसर मिला और वो जो विभिन्न विद्वानों से मिलना भी उनके जीवन पर प्रभाव डाला उसने भी। फिर पुनः अंत में इंग्लैंड में राजतंत्र की स्थापना हुई। तो जो निर्वासित जीवन हॉब्स ने यूरोप में निकाला, अंत में जितने वो कष्ट पाया और अंत में उसे पुनः चार्ल्स राजतंत्र की स्थापना हुई, क्योंकि उन्होंने राजतंत्र के समर्थन में ज़्यादातर लिखा। तो राजा ने उन्हें 200 पाउंड की पेंशन, वार्षिक पेंशन देना निर्धारित किया और अंत में 91 वर्ष की उम्र में 1679 में उनकी मृत्यु हो गई। प्रमुख रचनाएं: डी सीवे या नागरिक, पहली पुस्तक है उनकी डी सीवे। दूसरी है लेवियाथन, जो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तीसरी है डी कॉर्पोरे पॉलिटिको। चौथी डी होमिनी। पांचवी है ए डायलॉग ऑन द सिविल वार्स, एलिमेंट्स ऑफ लॉ, अगली, और हॉब्स के चिंतन पर प्रभाव। इसके बाद है हॉब्स के ये पुस्तकें जो हॉब्स ने लिखी प्रमुख पुस्तकें। इसके बाद है हॉब्स के चिंतन पर प्रभाव। तो पहला भौतिक एवं सामाजिक विज्ञानों का प्रभाव। हॉब्स के युग में भौतिक विज्ञानों के क्षेत्र में नए सिद्धांतों की स्थापना हो रही थी। वह इस विकास से बहुत प्रभावित हुआ। इसका एक परिणाम तो यह निकला कि हॉब्स को मध्ययुगीन चिंतन से घृणा हो गई, क्योंकि वह मूलतः अवैज्ञानिक प्रकृति का था। और दूसरा परिणाम यह निकला कि हॉब्स ने राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में वैज्ञानिक सिद्धांतों को अपने ढंग से लागू करने की चेष्टा की। उसने गैलीलियो के गति के सिद्धांतों
तथा विलियम हार्वे की हृदय संबंधी धारणा को अपने राजनीतिक दर्शन का आधार बनाया। हॉब्स ने ज्यामिति के नियमों को भी राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या के लिए अपनाया। सेवाइन के अनुसार हॉब्स के दर्शन का मूल आधार ज्यामिति तथा यांत्रिकी है। इसके अलावा हॉब्स सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र की नई उपलब्धियों से भी प्रभावित था। उसने फ्रांसीसी बेकन के इस विचार को स्वीकार किया कि यांत्रिकी के नियम सामाजिक जीवन पर भी लागू होते हैं। हॉब्स के चिंतन पर ग्रोसियस की प्राकृतिक विधि की धारणा और रिचार्ड हुकर की प्राकृतिक अवस्था व समझौते द्वारा राज्य की स्थापना के विचार का भी प्रभाव पड़ता है। दूसरा है तत्कालीन इंग्लैंड की राजनीतिक अस्थिरता। हॉब्स के युग में राजा एवं संसद के बीच राजनीतिक सर्वोच्चता का तीव्र संघर्ष हुआ और इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ तथा समाज में अव्यवस्था व अराजकता फैल गई। इस दुर्दशा का कारण हॉब्स ने यह माना कि राजा व संसद के बीच प्रभुसत्ता को विभाजित करने की भूल की गई थी और इस दुर्दशा का अंत तब ही हो सकता था जब इसमें से किसी एक को पूर्ण प्रभुसत्ता प्राप्त होती। उसने अपना निर्णय राजा के पक्ष में दिया और उसने पूर्ण प्रभु संपन्न राजतंत्र का समर्थन किया। उसने व्यक्तियों की पूर्ण समानता को स्वीकारा, राज्य को एक कृत्रिम संस्था बताया और उसे मात्र एक साधन के रूप में मान्यता दी। इस प्रकार उसने व्यक्तिवाद के उस प्रारंभिक रूप को प्रस्तुत किया जिसने समाज के विकास में मदद की। तो जैसा मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि प्रत्येक विचारक के जीवन पर उसके युग की परिस्थितियों का प्रभाव होता है, तो हॉब्स के जीवन पर भी उसके युग की परिस्थितियों का प्रभाव था। उसके युग में भौतिक विज्ञानों के क्षेत्र में नए नए आविष्कार हुए, जैसे गैलीलियो की जिन्होंने पिंडों की गति का सिद्धांत निर्धारित किया, खगोल शास्त्री थे। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का आविष्कार किया। अर्थात इन आविष्कारों का प्रभाव भी हॉब्स के जीवन पर दिखाई देता है। इसके अलावा तत्कालीन इंग्लैंड की राजनीतिक अस्थिरता का भी अध्ययन स्पष्ट प्रभाव हॉब्स के जीवन पर दिखाई देता है, क्योंकि हॉब्स के समय में राजा और संसद के बीच संघर्ष तीव्र था। इंग्लैंड में गृह युद्ध था और सभी जगह अराजकता फैली हुई थी। इस दुर्दशा का कारण हॉब्स ने माना कि राजा व संसद के बीच प्रभुसत्ता का विभाजन नहीं होना चाहिए और इस दुर्दशा का अंत तभी हो सकता है जब किसी एक को पूर्ण प्रभुसत्ता प्राप्त हो। तो उन्होंने राजतंत्र के समर्थन में अपना निर्णय दिया, अर्थात एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र होना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने व्यक्तियों की पूर्ण समानता को स्वीकारा, राज्य को एक कृत्रिम संस्था बताया और एक मात्र साधन के रूप मान्यता दी। इस प्रकार उसने व्यक्तिवाद के उस प्रारंभिक रूप को प्रस्तुत किया जिसने बुर्जुआ समाज के विकास में मदद की। हॉब्स का वैज्ञानिक भौतिकवाद। हॉब्स ने राजनीतिक तथ्यों के विश्लेषण एवं राजनीतिक अवधारणाओं, मूल्यों एवं नैतिकता की स्थापना के लिए वैज्ञानिक भौतिकवाद का सहारा लिया। उसके अनुसार समस्त सृष्टि का मूल तत्व प्रत्यय नहीं है, अपितु समस्त सृष्टि का मूल तत्व कण अर्थात पदार्थ है। वह समस्त ज्ञान का आधार इंद्रियों की अनुभूति को मानता है। वैज्ञानिक भौतिकवाद की प्रमुख विशेषता निम्न है। हॉब्स ने वैज्ञानिक गैलीलियो के मत को स्वीकारा है कि सृष्टि का मूल तत्व कण है, जो स्वयं में गतिशील भी है। विभिन्न कणों में अंतर है तो उनसे निर्मित पदार्थों में भी अंतर है। दूसरा, हॉब्स ने गैलीलियो के उपरोक्त विचार का विस्तार करते हुए बताया कि व्यक्ति स्वयं पदार्थ से निर्मित एक पिंड मात्र है। यह एक भौतिक यंत्र है
तथा इसका संचालन भी भौतिक जगत के यांत्रिक नियमों के अनुसार होता है। तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति आत्मरक्षा की मूल भावना से प्रेरित है। चौथा, हॉब्स ने अपने वैज्ञानिक भौतिकवाद के अंतर्गत भौतिक मनोविज्ञान की मदद से व्यक्ति की मूल प्रकृति का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उसका निष्कर्ष है कि व्यक्ति मूलतः स्वार्थी एवं अहंकारी है। वह आत्मरक्षा को ही सर्वोपरि महत्व देता है। अपनी इस मूल प्रवृत्ति के कारण ही व्यक्ति में शक्ति अर्जन की कामना, साहस, संघर्ष आदि के आवेग व भावनाएं जन्म लेती हैं। व्यक्ति की मूल प्रकृति ही ऐसा वैज्ञानिक सत्य है जिस पर सभी एकमत हो सकते हैं और इसलिए यह मानवीय नैतिकता का एकमात्र आधार है। इस प्रकार हमने हॉब्स के प्रारंभिक जीवन और उनके वैज्ञानिक भौतिकवाद का अध्ययन किया। धन्यवाद।